हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इग्नू एमए हिंदी लिटरेचर यानी कि एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 06 पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर हमारी चर्चा का विषय होगा अपभ्रंश भाषा का स्वरूप और विकास। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। एक प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, अपभ्रंश के स्वरूप और विकास का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि अपभ्रंश के स्वरूप और विकास का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर हम इसी प्रश्न को आधार बनाकर चर्चा करेंगे ताकि अगर अपभ्रंश भाषा से कोई भी प्रश्न आए तो आप अच्छे से टेकल कर पाएँ, उसको लिख पाएँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ अपने जान लेना है कि अपभ्रंश भाषा का स्वरूप क्या था और उसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम अपभ्रंश की पहले की भाषाओं को और फिर उसके बाद अपभ्रंश के बाद की भाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले छंदस भाषा का काल था जिनमें वेदों की रचना हुई है। उसके बाद संस्कृत आती है। इन दोनों को मिलाकर 500 ईसा पूर्व तक, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक इनका काल ठहरता है, छंदस और संस्कृत का। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, प्राकृत भाषा आ जाती है। फिर उसके बाद विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए अपभ्रंश भाषा आती है जिसका कालक्रम 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ठहरता है। इसके बाद आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास होता है जिसमें सिंधी, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी और आधुनिक खड़ी बोली आदि भाषाएं हैं। तो इस प्रकार ब्रज का अर्थ, अपभ्रंश का अर्थ क्या है, जिसका सामान्यतया मतलब निकलता है भ्रष्ट या विकृत भाषा। उस समय में उस समय संस्कृत साहित्य प्रचलित था, तो संस्कृत के जो कवि रहे इसको भ्रष्ट या विकृत भाषा बोले, क्योंकि ये साहित्यिक स्तर पर उस ऊंचाई पर नहीं थी जिस ऊंचाई पर संस्कृत थी, और इसे आम जनमानस बोलने में प्रयोग करता था। ये साहित्य में प्रयोग नहीं होती थी, या अतः इसे साहित्य की दृष्टि से गिरी हुई भाषा भी कहा गया। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम कड़ी भी कही जाती है, क्योंकि प्राचीन आर्य भाषाओं में छंदस और संस्कृत आती है, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में प्राकृत और अपभ्रंश आती है। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं जो हैं उन पर हमने चर्चा की, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो अपभ्रंश है ये मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम कड़ी ठहरती है। इसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अपभ्रंश के समांतर संस्कृत साहित्य भी चलता रहता है। हम देखते हैं आदिकाल में भी कुछ संस्कृत के विद्वान हुए हैं। हमने इससे रिलेटेड वीडियो आदिकाल का नामकरण एवं काल विभाजन में चर्चा की हुई है, वो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश के समांतर संस्कृत साहित्य चल रहा था। इसके बाद किंतु यह जन सामान्य की भाषा में नहीं रचा जा रहा था, इसीलिए जन सामान्य पर इसका प्रभाव बहुत कम था। जबकि जो इस काल की जो विभिन्न धाराएं आई उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने जो है, जैसे बौद्ध ने, जैन ने, नाथों ने इस पर अपभ्रंश में रचना चालू की, जो कि आम जनमानस की भाषा थी। इसीलिए व्यापक तौर पर जनमानस के मानसिक और सामाजिक स्थिति पर इसने प्रभाव डाला, इस साहित्य ने प्रभाव डाला। तो अपभ्रंश के विकास क्रम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि अपभ्रंश का विकास किस प्रकार होता है। तो अपभ्रंश के विकास में कुछ धाराओं का योगदान रहा जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है पुराण साहित्य। जैनियों द्वारा पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर पुराण साहित्य की रचना की गई है। इसमें इससे रिलेटेड कृति कौन सी है? इसमें पुष्पदंत का महापुराण और शालिभद्र सूरि का बाहुबल रास जो है, ये दोनों कृतियां जो है, ये जो दोनों ग्रंथ हैं, ये पुराण साहित्य से संबंधित है। इसके बाद दूसरा आता है चरित काव्य। चरित काव्य में व्यक्ति के जीवन चरित को आधार बनाकर, किसी लोकप्रिय व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर जीवन चरित रचा गया। इसके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो इसमें राय कुमार चरित, जिसे हम नाग कुमार चरित भी कहते हैं, इसके लेखक पुष्पदंत हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है विकास क्रम में, वो है कथा काव्य। कथा काव्य क्या होता था? जैसे हमने देखा कि चरित काव्य में लोकप्रिय व्यक्तियों को
आधार बनाकर उनके चरित्र की रचना की जाती थी, उनके जीवन पर आधारित चरित्र लिखा जाता था। उसी प्रकार कथा काव्य में क्या होता था, कवि अपनी कल्पना से किसी पात्र को, किसी प्रमुख पात्र को डेवलप करता था, उसे मान लेता था और फिर उसी के आधार पर रचना प्रारंभ करता था, या फिर किसी लोकप्रिय जो है पौराणिक पात्र को ले लेता था, लोकप्रिय कथाओं पर आधारित पात्र को ले लेता था और उस पर रचना करता था। इसकी प्रमुख कृति की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलती है भविष्यत कहा या भविष्यदंत कथा। इसके रचयिता है धनपाल। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहा कथा काव्य। इसके बाद अगली धारा की बात करें जिसने अपभ्रंश भाषा के विकास में योगदान दिया, तो यह धारा है जैन काव्य। जैन कवियों ने नीतिपरक दोहों की रचना की, जिसका अपभ्रंश भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें जीवन आदर्श का वर्णन किया गया इनकी रचनाओं में, और ये आम जनमानस को टारगेट करते थे, उन्हीं को लक्ष्य करके अपनी रचना करते थे। इसमें राम सिंह चरित है, राम सिंह रचित, जैसे राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, यह जो है जैन काव्य की प्रमुख रचना है। इसके बाद आता है सिद्ध काव्य। बौद्ध के सिद्ध कवियों द्वारा, जो बौद्ध धर्म के सिद्ध कवि थे, उन्होंने इस काव्य की रचना की। इस धारा से संबंधित सिद्ध कवि रहे हैं, उन्होंने ही इसके अंदर रचना की। इसका मुख्य उद्देश्य होता था काव्य में रहस्य भावना उत्पन्न करना। सो इन्होंने अपने रहस्य साधना के लिए जो काव्य लिखे उसे ही सिद्ध काव्य के अंदर रखा जाता है। इसमें सरहपा इसके प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना है दोहा कोश। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें आगे आके मिलती हैं आदिकालीन कृतियां। हम 1000 के आसपास आ जाते हैं, हमें कुछ आदिकालीन कृतियां मिलती हैं जिसमें जो अपभ्रंश में लिखी गई। इसमें प्रमुख कृति की बात करें अगर तो अब्दुल रहमान की कृति है संदेश रासक। सो इस प्रकार ये प्रमुख प्रवृत्तियां रही, प्रमुख धाराएं रही, जिसने अपभ्रंश भाषा के स्वरूप और विकास में योगदान दिया। संस्कृत के कवि इस भाषा को, अपभ्रंश भाषा को देश भाषा कहते थे, जबकि अपभ्रंश के कवि इसे देसी भाषा या ग्रामीण भाषा कहा करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी धाराओं ने, जो ये सारी प्रवृत्तियां हमने देखी, ये सभी प्रवृत्तियों ने जन भाषा को काव्य भाषा बनाकर, जो आम लोगों की भाषा थी उसको काव्य भाषा बना दिया और अपभ्रंश को देश भाषा के स्तर से उठाकर अपभ्रंश तक पहुंचाया और उसे साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त करा दिया। तो इस प्रकार ये रहा अपभ्रंश भाषा का स्वरूप और विकास। इसके बाद अगला वीडियो हमारा आएगा सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य पर। इससे संबंधित प्रश्न भी लगातार पूछे जाते रहते हैं, या तो सिद्ध पे पूछ लेगा, या तो जैन पे पूछ लेगा, या तो नाथ पे पूछ लेगा, या तो अपभ्रंश भाषा का स्वरूप और विकास पे पूछ लेगा। तो इतना हमारा तैयार रहेगा, तो आदिकाल से कोई प्रश्न आया तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने वीडियो तैयार कर रखा है, जैसे आप आदिकाल से आधुनिक काल तक काल विभाजन, नामकरण और उसकी कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां देखना चाहें तो उसका वीडियो मैं लिंक में प्रोवाइड कराऊंगा, देख लीजिएगा। आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन, वो वीडियो भी लिंक में मिलेगा। और सिद्ध साहित्य पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इतना आप तैयार करिए। इसके बाद जैन साहित्य और नाथ साहित्य, इस पर थोड़ी देर में आपको वीडियो मिलेगा। और आगे भक्ति, रीति और सभी पर हम लोग बात करेंगे, ताकि अगला एग्जाम हमारा MHD 6 का एग्जाम बेहतर तरीके से दिया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।